ताजिकिस्तान का सफ़र 20 जून 1992 को मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान फ़कीर के पास सयाहत होटल में तशरीफ़ लाए। अबू उस्मान ने पूछा कि हज़रत, आपको यहाँ खाने वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है? फ़कीर ने कहा, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला फ़कीर की औकात से बढ़कर अच्छा और आला रिज़्क़ खिला रहे हैं। पूछने लगे कि आपको खाना खाने के लिए नीचे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है? फ़कीर ने कहा, नहीं, यहाँ कमरे में पहुँच जाता है। अबू उस्मान ने हैरत से फ़कीर के चेहरे को देखा तो इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अबू उस्मान ने दरवाज़ा खोला तो एक रूसी दोशीज़ा गरम गरम खाना लिए खड़ी थी। उसने फ़कीर को सलाम करके इजाज़त मांगी कि मैं दस्तरख्वान लगा दूं? फ़कीर ने कहा, हाँ। उसने दस्तरख्वान पर खाना रखा, पानी वगैरह का इंतज़ाम किया और पूछा कि मैं खाली बर्तन लेने किस वक्त आ जाऊं? फ़कीर ने कहा, आधे घंटे बाद। वो लड़की जब चली गई तो अबू उस्मान कहने लगे कि हज़रत, मैं और मौलाना अब्दुल्ला सोच रहे थे कि आपको यहाँ पर खाने की बड़ी दिक्कत होगी, मगर अब तो हमने आंखों से देख लिया कि अल्लाह ताला हर जगह आपको शाहों जैसी इज्जत से नवाजते हैं। फ़कीर ने कहा, आए, आप खाना खाएं। दोपहर का खाना खाकर हम लोगों ने थोड़ी देर कैलोला किया, फिर 4 बजे रेलगाड़ी के स्टेशन पर पहुंचे। डॉक्टर मंसूर हमें छोड़ने के लिए आए थे। वहां पहुंचकर पता चला कि टिकट पर मॉस्को का वक्त दर्ज था। मॉस्को ये रशिया की एक सिटी है, तो उज़्बेकिस्तान का वक्त 1 घंटा पीछे होने की वजह से हमें 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम लोग कार से निकलकर करीब ही खड़े हो गए। थोड़ी देर में लोग मुसाफहा और दुआ के लिए फ़कीर के गिर्द जमा होने शुरू हो गए। अचानक एक तरफ से आवाज़ आई, भाई जुल्फ़िकार साहब, क्या हाल है? फ़कीर ने उधर मुड़कर देखा तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक हम जमात को खड़े पाया। हम जमात यानी क्लासमेट या बैचमेट हम कह सकते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई। बताने लगे कि मैं आजकल चकवाल के इलाके में इंजीनियर हूँ, तबलीगी जमात के साथ यहाँ आया हूँ। जमात दुशंबे जा रही है। फ़कीर से पूछने लगे, आप यहाँ कैसे? फ़कीर ने कहा, दुशंबे जाने का इरादा है। पूछा, आप मुल्क से अकेले आए हैं? फ़कीर ने कहा, देखने में अकेला, मगर हकीकत में तो अल्लाह ताला साथ है। फिर मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान को पास खड़े देखकर पूछने लगे कि ये भाई कौन है? फ़कीर ने कहा, रफ़ीक़ सफ़र है। पूछा कि आप इनको साथ रखने के पैसे देते हैं? फ़कीर ने कहा, क्या आप अपने साथ जमात में चलने वालों को पैसे देते हैं? कहने लगे, नहीं, हम तो अल्लाह ताला के रास्ते में चल रहे होते हैं। फ़कीर ने कहा, तो क्या हम शैतान की राह पर चल रहे हैं? कहने लगे कि मेरा मतलब है कि हम तो दावत इल्लाह के लिए जा रहे हैं, आप शायद रूस की सैर कर रहे हो। फ़कीर ने कहा, अपनी गलत फहमी दूर कर ले। ज़रूरी नहीं होता कि 8-10 बंदे हों तो जमात कहलाए, कभी कभी एक बंदा भी जमात होता है। इन्न इब्राहीम काना उम्मा, बेशक इब्राहीम एक उम्मत थे। उसने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं? फ़कीर ने कहा, अल्लाह अल्लाह करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। थोड़ी देर खामोश रहकर कहने लगे, आप हमारे साथ सफ़र करें। फ़कीर ने कहा, इंशाअल्लाह, एक ही रेलगाड़ी है, 20 घंटे का सफ़र है, मुलाकात रहेगी। कहने लगे, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। फ़कीर ने कहा, ज़रूरतें पूरी करने वाला हर वक्त साथ है, न उसे नींद आती है, न ऊँघ आती है, न ही थकता है। ये सुनकर वो मुस्कुराए और कहने लगे कि आप यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही मानी खेज बातें किया करते थे। फ़कीर ने कहा, तो क्या बेमानी बातें किया करूं? कहने लगे, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना अब्दुल्ला और अबू उस्मान अंदाज़ा लगा चुके थे कि फ़कीर
उस नौजवान से बड़ी बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था। पूछने लगे, हजरत ये कौन थे? फ़कीर ने कहा कि हम जमात थे। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए काउंटर खुल गया। अगला उन्वान है दुशंबे का सफ़र। वस्त एशिया की रियासतों में रेलगाड़ी का सफ़र बहुत आरामदेह और महफूज सफ़र समझा जाता है। रेलगाड़ी की सीटें बहुत अच्छी, कमरे साफ सुथरे, हर कमरे में 4 आदमियों के लिए बैठने और सोने की जगह और हर चंद कमरों पर एक निगरान तैनात होता है। रेलगाड़ी में बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का कमरा होता है जहां खाने पीने की सहूलत मौजूद होती है। जब हम लोग गाड़ी में सवार हुए तो 3 सीटें तो हमारी थी, चौथी सीट एक नीम उरिया रूसी लड़की की थी। उसने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि उसका यहाँ गुजारा नहीं होगा, लिहाजा उसने साथ वाले कमरे में जाकर एक आदमी से अपनी सीट का तबादला कर लिया, यानी सीट चेंज कर ली उसने, और यूं हम लोगों को भी बैठने उठने की सहूलत हो गई। रेलगाड़ी के डब्बे इस तरह मिले होते हैं कि गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंदर ही अंदर जा सकते हैं। अभी हम आपस में नमाज के औकात के मुताल्लिक बातें कर रहे थे कि 2 नौजवान कमरे में दाखिल हुए। मौलाना अब्दुल्ला उनको देखकर उछल पड़े और बड़ी मोहब्बत से उनसे गले मिले। फिर फ़कीर से तारुफ करवाया कि ये ताशकंद में तला शेख के मदरसे के तालिब इल्म हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि हम कम व बेश 50 तलबा हैं। आज हमें मदरसे से सालाना छुट्टियां हुई है, लिहाजा हम सब दुशंबे जा रहे हैं। तलबा आपको मिलने के लिए आना चाहते हैं। फ़कीर ने कहा, बहुत अच्छा, हमारा सफ़र खूब गुजरेगा, मगर आप लोग 7 या 6 की तादाद में आए ताकि कमरे में आसानी से बैठ सके। उसके बाद तलबा ने गिरोह दर गिरोह आना शुरू कर दिया, यानी वो ग्रुप्स में आते गए। फ़कीर ने भी वाज़ व नसीहत का सिलसिला शुरू किया। थोड़ी देर में तबलीगी भाई भी आ गए। जब उन्होंने कमरा भरा हुआ देखा तो हैरान हुए। फ़कीर ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। वो वाज़ भी सुनते रहे और लोगों के तासुरात का जायज़ा भी लेते रहे। तलबा ने बयान के बाद कहा कि हम बैत होना चाहते हैं। चुनांचे उन्हें सिलसिला आलिया में दाखिल किया गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ गया। फिर थोड़ी देर बयान के बाद उन्हें बैत किया। काफ़ी देर तक रात गए ये महफिल जारी रही। तो फ़कीर के हम जमात कहने लगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि परवाने शमा पर इस तरह टूट पड़ते हैं। फ़कीर ने कहा, मकसद हम सब का एक ही है, बस दीन की मेहनत के 2 मुख्तलिफ अंदाज हैं और दोनों ठीक हैं। हमें एक दूसरे से मोहब्बत व प्यार का ताल्लुक़ रखते हुए दीन का काम करना चाहिए। वो फरमाने लगे कि हमारे जमात के दोस्त भी आपसे मिलना चाहते हैं। फ़कीर ने कहा, मेरे लिए बड़ी सआदत होगी, यानी मेरे लिए खुशकिस्मती होगी। चुनांचे जमात के दोस्त आए तो हम सब ने मिलकर खाना खाया। हम लोग नमाज के औकात में बाजमात नमाज पढ़ते रहे। सफ़र देखने में तो सक़र है, मगर अल्लाह ताला ने हमारे लिए वसीला ज़फ़र बना दिया था। 20 घंटे का ये सफ़र खुदा खुदा करके ख़त्म हुआ। दुशंबे के रेलवे स्टेशन पर उतरकर टैक्सी ली और शहर 9 की तरफ रवाना हुए। अगला उन्वान है शहर 9 के 3 भाई। शहर 9 के 3 नौजवान हबीबुल्लाह, मुहिब्बुल्लाह और मुतिउल्लाह बुखारा में हज़रत तीशा बाबा के घर पर बैत हुए थे और उन्होंने दुशंबे आने की दावत दी थी। फ़कीर ने हाँ तो कर दी थी, मगर वक्त का तयन ना कर सका। अब इसी इफ़ाए अहद की बिना पर उनके घर जा रहे थे। इर्द गिर्द का पहाड़ी इलाका बहुत खूबसूरत था। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था, यानी ग्रीनरी, हर जगह पर ग्रीनरी। घर निहायत खुले खुले थे। हर घर के सहन में चमन बना हुआ था।
दीवारों पर अंगूरों की बेलें इस तरह चढ़ी हुई थी जैसे किसी ने उनको दीवारों के साथ चिपका दिया हो। बर्फानी आबशारों का पानी छोटे छोटे नालों की शक्ल में घरों के सहन से गुजर होता था। यहाँ के लोगों की जिंदगी में निस्बतन सुकून था। मगरिबी दुनिया की तरह भागम भाग वाली जिंदगी यहाँ नहीं थी। टैक्सी जब एक घर के बड़े दरवाजे पर रुकी तो मौलाना अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खटखटाया। हबीबुल्लाह ने दरवाज़ा खोला तो ज़ोर से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उसकी आवाज़ सुनते ही बाकी दोनों भाई भी आ गए। औरतें दूर खड़ी नज़ारा देख रही थी। फ़कीर ने पूछा कि आपको तार के ज़रिए हमारी आज की आमद का पैगाम मिल गया? तो उन्होंने कहा नहीं। फ़कीर ने कहा माफ़ फरमाएं, हमने आपको पेशगी इत्तला के बगैर आकर परेशान किया। हबीबुल्लाह ने जवाब दिया, आप पहले अंदर आए फिर बात करें। अगला उन्वान है मोमिन की फिरासत। जब मकान के अंदर गए तो एक कमरे में 3 बिस्तर बिछे हुए थे। दस्तरख्वान पर 3 प्लेटें रखी हुई थी। कमरा साफ सुथरा जैसे किसी मेहमान की खातिर सजाया गया हो। जैसे ही हम बैठे गरम गरम खाना दस्तरख्वान पर चुन दिया गया। फ़कीर ने पूछा कि ये क्या मामला है? हबीबुल्लाह ने बताया कि यहाँ से कुछ फासले पर एक बुजुर्ग रहते हैं। हम कुछ दिन पहले उनसे मिलने के लिए गए तो उन्होंने फरमाया कि फलां दिन तुम्हारे घर में 3 मेहमान आएंगे। उनमें से एक नक्शबंदी शेख होंगे। तुम उनका इकराम करना और मुझे भी इत्तला करना ताकि मैं भी सलाम के लिए हाजिर हो सकूं। आज वो दिन था। हम तीनों भाइयों ने दफ्तर से छुट्टी ली, वगरना दिन के औकात में हमारा घर पर मिलना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि 3 बिस्तर लगे हुए हैं और खाने का इंतज़ाम मौजूद है। आप खाना तनावुल फरमाएं। हमारे घर पर तो रहमत और बरकत का नुज़ूल हो रहा है। खाने से फरागत पर हम लोग गहरी नींद सो गए। उठने के बाद ज़ोहर की नमाज अदा की तो चाय तैयार थी। फ़कीर ने हबीबुल्लाह से पूछा कि फ़कीर को ताजिकिस्तान के बारे में कुछ बताएं, चूँकि इस तरफ पहली मर्तबा आना हुआ है। हबीबुल्लाह ने बताया कि कम्युनिस्ट इनकलाब से पहले ताजिकिस्तान का शिमाली इलाका 1868 से ज़ार रूस के तसल्लुत में था, उनके कब्ज़े में था, जबकि जुनूबी इलाका अमीर बुखारा की रियासत का हिस्सा था। इनकलाब के बाद कई साल तक ये इलाका उज़्बेकिस्तान की सोवियत जमहूरिया का हिस्सा रहा। फिर 1929 में स्टालिन ने ताजिकिस्तान की जमहूरिया तश्कील दी। उसकी सरहदें इस तरह खींची कि समरकंद और बुखारा समेत आधा ताजिक इलाका उज़्बेकिस्तान में शामिल कर दिया और बाकी हिस्से पर नई जमहूरिया बना दी। चुनांचे उज़्बेकिस्तान में 80 लाख ताजिक हैं, जबकि ताजिकिस्तान में 10 लाख उज़्बक रहते हैं। ताजिकिस्तान की जमहूरिया का रकबा सिर्फ 1,43,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसकी अहमियत इस बिना पर बहुत ज़्यादा है कि इसके मगरिब में उज़्बेकिस्तान है, शिमाल में किर्गिस्तान है, मशरिक में चीन और जुनूब में अफ़गानिस्तान है। जहाँ वाखान की बारीक सिटी ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से जुदा करती है। ताजिकिस्तान खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के बाशिंदे भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। उनकी ज़बान फ़ारसी यानी ताजिकी है। ताजिकिस्तान की आबादी 33 लाख के करीब है, जिनमें से 17 लाख ताजिक हैं, बाकी उज़्बक, रूसी और तातार वगैरह लोग हैं। फ़कीर ने पूछा कि दुशंबे के बारे में कुछ बताएं। हबीबुल्लाह ने कहा, वादी हिसार के एक दरिया का नाम दुशंबे है। उसके किनारे छोटा सा कस्बा दुशंबे के नाम से आबाद था, मगर जमहूरिया बनने के बाद इस कस्बे को शहर बना दिया गया। दरमियान में उसका नाम स्टालिन आबाद रखा गया था,
مگر پھر بدل کر دوشنبے ہی رکھا گیا۔ یہاں کی ایک بڑی سڑک خیابان رود کی ہے، سارا شہر اس کے ارد گرد آباد ہے۔ انہی باتوں کے دوران قریبی آبادی سے ملنے والے لوگ آنا شروع ہو گئے تو ہم لوگ ان سے ملاقات میں مشغول ہو گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں بیان ہوا، لوگ سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ عشاء کے بعد ہم لوگ گھر پہنچے تو مستورات نے بیان کا تقاضا کیا۔ بیان، مراقبہ اور بیعت سے رات کو 12 بجے فارغ ہوئے اور گہری نیند سو گئے۔